सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। तो आज हम अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 पेपर के पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 टू 75, और देखेंगे कि किस तरीके से एल्गोरिदम लगा के, लॉजिक लगा के, कॉमन सेंस लगा के इन क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। ठीक है, हमारा जोर यहाँ पे मैं फिर से रीइटरेट कर रहा हूँ इस चीज़ पे नहीं कि हम किस तरीके से नॉलेज से कर सकते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम लगाने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चन में स्टैटिक की नॉलेज से हम सॉल्व करें, उसके अलावा हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें एल्गोरिदम की लगाने की कोशिश करें। ठीक है, तो बस इसी प्रिंसिपल पे हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। अब देखिए भाई, कुछ नहीं करना है, लॉजिक से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी है। ठीक ठीक है, इतना तो पता है हमें कि 1919 में डायरेक्टरी आ गई थी, कुछ रिजर्व्ड है कुछ ट्रांसफर्ड। अब लॉजिक से सोचना है कि क्या चीज़ जो फॉरेनर्स हैं, अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, क्या हमको देंगे। ठीक है, अब रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, आप विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, तो अपने पास वो क्या क्या रखने की कोशिश करेंगे, रिजर्व जो अपने पास ही रखेंगे। ठीक, ट्रांसफर्ड जो हमें देंगे। तो क्या लगता है वो पुलिस हमें देंगे? पुलिस का जो कंट्रोल है, क्या लगता है ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को दिया होगा? लगता तो नहीं, क्योंकि पुलिस को दे देंगे तो कंट्रोल कैसे करेंगे हमारे लीडर्स के प्रोटेस्ट को। ठीक है, ये तो नहीं देंगे। लैंड रेवेन्यू, पैसे के लिए तो वो इंडिया आए थे, तो पैसा तो कभी हमें ट्रांसफर करेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें तो हमेशा ही वो अपने पास रखेंगे। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या आ गई? स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन, पानी, सीवेज, ये सब। तो आपको लगता है ब्रिटिशर्स को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो ये तो वो दे देंगे इंडियंस को कि हाँ तुम लोग ये देखो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, देखिए जस्टिस का काम कभी भी लगता है वो इंडिया को आउटसोर्स करेंगे। कभी वो इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे कि कोई इंडियन किसी ब्रिटिशर्स पे केस मतलब सुन रहा है? नहीं, तो इसका मतलब ये तो वो अपने हाथ में ही रखेंगे। ठीक है, कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, डी आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि nothing much is required in UPSC prelims, only simple application of common sense is required। ठीक है, नेक्स्ट। सेकेंड, इन द मिडिवल टर्म फैनम। अब देखिए, ये जब जिस समय क्वेश्चन पेपर आया था उस समय भी ये लूसेंट में, जैसा कि मैंने कहा, जो बुक मैं रिकमेंड करता हूँ बार बार और बच्चे पूछते भी हैं हिस्ट्री के लिए, हार्डली 100 पेजेस हैं हिस्ट्री के टोटल फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न, और सब कुछ ही ज़्यादातर क्वेश्चन उससे उठ के आ जाते हैं, लिफ्ट होके। हालांकि अगर किसी को एग्जाम कंडीशन में नहीं भी पता है, तो मैंने बार बार बोला है कि ये जो मेडिवल इंडिया के या एंशियंट इंडिया के रैंडम टर्म्स आते हैं, इन पे यूपीएससी का जोर दो ही चीज़ों पे। इट इज़ लुकिंग फॉर ओनली टू थिंग्स। वन, पहली चीज़ क्या है, या तो लैंड से रिलेटेड कुछ वो देख रहा होगा, या तो फाइनेंस से रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड टू रेवेन्यू मनी। ठीक, दो ही ऑप्शंस बनेंगे, या तो लैंड से रिलेटेड या फाइनेंस, जब भी ये ऐसे एकदम से कुछ भी टर्म दे देगा। ठीक है, तो देखते हैं, क्लोथिंग तो नहीं हो सकता, ऑर्नामेंटल नहीं, फाइनेंस से रिलेटेड एक ही चीज़ है, कॉइन्स, कॉइन्स सही हो गया। ठीक, सिंपल लॉजिक है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर बार हो रहा है। ठीक, अभी पीछे भी बिल ऑफ राइट्स आया था उस साल, एक दो साल पीछे, तो 2019 में भी हमने देखा था, है ना? तो बस वही लॉजिक लगता है और कुछ नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विद गदर पार्टी। अब देखिए, गदर पार्टी में जो शोर शॉट हमें पता है वो तो थे रास बिहारी बोस, ये चले गए थे बाहर। ठीक, ये बाहर चले गए थे, बाहर से ही लीड कर रहे थे, ऑल दो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, लेकिन रास बिहारी बोस तो हमको पता है। तो अगर रास बिहारी बोस पता है तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब इसका मतलब आंसर में या तो जोगेश चंद्र चटर्जी तो नहीं हो सकते, ये रहे हो सकते हैं। अब अगर हमको थोड़ा सा भी अगर एक तो जुगांतर पार्टी थी, और एक दो और थी, मतलब याद तो नहीं आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में, बट एक दो पार्टी और थी जहाँ पे बरिंदर कुमार घोष थे, ये किसी न किसी अनुशीलन समिति, हाँ याद आ गया मुझे, अनुशीलन समिति से मुझे याद आ रहा है इनका नाम एसोसिएटेड था। तो अगर ये इंडिया में थे, अनुशीलन समिति में थे, बरिंदर कुमार घोष और जतेंद्र कुमार कुछ ऐसे चटर्जी शायद उनका नाम था, उनका भी जोगेश चंद की जगह जतेंद्र कुमार। तो अगर ये अनुशीलन समिति से रिलेटेड थे, तो ये गदर पार्टी से भी रिलेटेड होंगे, मतलब उतना ज़्यादा जम नहीं रहा है। बात समझ रहे हैं? राज बिहारी बोस तो प्रोमिनेंट है, हमें पता ही है, लेकिन ये ही वॉज प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड विद अनुशीलन समिति। तो उस केस से अगर आप मतलब लॉजिक से करने जाएंगे तो आंसर इन्हीं दोनों में आना है, और उतना अगर आप सोच पाएंगे तो यू कैन कम टू डी। अगेन मैं बोलूंगा ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट 50-50 तक आने के बाद आप अपनी कॉल ले सकते हैं। 50-50 तक यहाँ आया जा सकता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद हैंड्स, है ना? तो अब बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हो, बट 50-50 तक आना इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ठीक है,
इजी क्वेश्चन था मॉडर्न हिस्ट्री का 50-50 की लिहाज से। एग्जैक्ट आंसर आने पे इट इज नॉट वेरी इजी, ठीक है, 50-50 तक आया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट। अब ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का, लेकिन ये इजी बन जाएगा क्योंकि हमें पता है ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। क्या विद रेफरेंस टू जब बोल दे स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे, क्रिप्स मिशन, तो हमें पता है दोनों कभी सही नहीं होते हैं और दोनों कभी गलत भी नहीं होते हैं। विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, तो ये सही नहीं, ये गलत नहीं, एक तो कोई सही होगा एक गलत। चलो पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स, मिल गया। अब प्रोविंशियल असेंबलीज से नॉमिनेशन क्यों होगा, यहाँ से तो इलेक्टेड थे ना। नॉमिनेशन तो सिर्फ प्रिंसली स्टेट से बोलते थे क्योंकि वहाँ इलेक्शन नहीं होते थे। प्रोविंशियल वाले से नॉमिनेशन क्यों होगा, यहाँ से तो इलेक्टेड होगा। यहाँ से इलेक्टेड होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा तो यही सही होगा, ठीक है, क्योंकि वो एल्गोरिदम वैसे ही वर्क करता है। एल्गोरिदम वर्क्स लाइक दैट, दैट्स व्हाई सेकंड हैज टू बी ट्रू। बट लेट्स अगेन मतलब रीड इट। Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with exactly same. So this was the seed sown by the Britishers for partition, कि अगर कोई भी प्रोविंस है जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट विल बी गिवन द राइट टू सीसीड फ्रॉम इंडियन यूनियन, ठीक, तो यही तो बात है, ठीक है। नेक्स्ट। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। अब देखिए इतना, एक तो इसमें कोई हिंट नहीं है, ये कोई मैचिंग वाला नहीं है, तो इतना एंशियंट मिडीवल तो भाई मीन्स आई एम नॉट अवेयर ऑफ, और ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देने से आपकी कट ऑफ नहीं रुकने वाली है। तो इफ मेरा ये मतलब मानना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन होगा एग्जाम कंडीशन में तो आई विल स्किप, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं भाई। अगेन, अब ये थ्री मैचिंग वाला है। देखिए फोर मैचिंग में तो हम क्या करते हैं, टू ओनली मार देते हैं। थ्री मैचिंग में ऐसा कुछ सेट पैटर्न नहीं है, वो थ्री की तरफ भी थ्री में से दो की तरफ भी जा सकता है, थ्री में से वन की तरफ भी जा सकता है, तो अगेन आई विल स्किप, ठीक। नॉलेज से अगर बना सकते हो तो बना सकते हो, वरना ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए। अब अगर इसको बनाने भी जाओ तो देखो यहाँ पे टर्म वर्ड एसोसिएशन, यहाँ दीग नाग लिखा है। अब दीग निकाय ऐसा कुछ पढ़ा है कि हाँ बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता है, तो चलो अगर मान भी लें कि ये सही होगा। यहाँ पे नाथ है, अब नाथ वर्ड तो भोलेनाथ के साथ जाता है, तो भोलेनाथ तो वैष्णव नहीं होंगे। लेकिन मुनि वर्ड वैष्णव जी, वैष्णव के साथ भी जाता है ना, ऋषि मुनि और वैष्णव वाले के। तो अब एम्बिगुटी आ जाती है, तो ऐसे में थोड़ा सा अटपटा हो जाता है, तो वी कैनॉट मेक अ इवन एजुकेटेड गेस इन दिस। तो इट्स बेटर टू स्किप सम टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमें वैसे भी कोशिश करनी कि हमारा जो अटेम्प्ट रहे वो 95 के आसपास रहे, नॉट 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। नेक्स्ट। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री बोल दिया है, तो इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट सही नहीं होंगे, तीनों दिए ही नहीं होंगे, कहीं पे हिस्ट्री में नहीं देता है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं एल्गोरिदम से जितना हमने सीखा है, ठीक है। अब देखिएगा खास बात। फर्स्ट यहाँ क्या कह रहा है, फर्स्ट मंगोल इन्वेजन, ठीक, ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन। यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन वन मंगोल असॉल्ट, वन मंगोल असॉल्ट। आप देख पा रहे हैं सिमिलर पैटर्न। अभी जब सेविंग वाला क्वेश्चन आया था कि सेविंग इज जस्ट वन ऑफ द मतलब फैक्टर्स थे फॉर, मतलब जो भी था वहां पे कैपिटल फॉर्मेशन या बजट फॉर्मेशन, वो था ना जीडीपी वाला, तो सेविंग रेट वाज वन ऑफ द फैक्टर। यहाँ पे भी वही लिखा है ना। यहाँ पे बात डेफिनेट हो रही है, यहाँ पे बात स्पेसिफिक हो रही है। मैंने बोला था हिस्ट्री में जितना ज्यादा स्पेसिफिक उतना ज्यादा गलत, जितना जेनेरिक उतना सही। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक कर दिया उसने, डेटा है ये फर्स्ट मंगोल इन्वेजन। फर्स्ट मंगोल इन्वेजन कब हुआ होगा, जलालुद्दीन खिलजी के समय में। तो इसका मतलब यूपीएससी ने इसको ही गलत बनाया होगा, जबकि जब उसको सही बनाना है तो क्या बोलेगा, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट। अब बहुत सारे असॉल्ट हुए होंगे, और अलाउद्दीन खिलजी ने तो राज भी 20 साल तक किया था, 121960 ये 1296 से 1316 तक, ठीक। तो उसके राजकाल में 20 साल में, इन पीरियड ऑफ स्पैन ऑफ 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स there have been multiple, there would have been multiple assaults. So out of those, one of the assault marched up to Delhi and besieged the city. Here specific first Mongol invasion. So सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे स्टेटमेंट है। यहाँ स्पेसिफिक है तो गलत, यहाँ जेनेरिक है तो सही। अब आंसर देखते हैं। वन एंड टू एक साथ जा नहीं सकता, टू सही होना चाहिए। देखिए वी डोंट नो अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट येट वी हैव रीच टू करेक्ट आंसर बाय लर्निंग द एल्गोरिदम। हमने पिछले क्लासेस में, इन आवर प्रीवियस सेशंस वी हैव लर्न द एल्गोरिदम, जो पिछले 3 साल के किए। आज फिर से वही लगाया तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस यही करना होता है हिस्ट्री के क्वेश्चन में, एक बार आपने एल्गोरिदम लगा ली तो ये सही होने लगा। एक और बात, एक और बात, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। यहाँ पे उसने लिखा है जलालुद्दीन,
Here he is mentioning, examiner is mentioning Alauddin. Do you think it is by coincidence? No, it is not a coincidence. It is an algorithm. The UPSC examiner wants to give you a hint that either in the first statement यहाँ पे भी अलाउद्दीन रहा होगा, यहाँ पे भी अलाउद्दीन, या फिर यहाँ पे भी जलालुद्दीन रहा होगा, यहाँ पे भी जलालुद्दीन, दोनों में से किसी एक जगह उसने स्वैपिंग की है. Either of the one statements there have been swapping of the ruler. Are you getting my point? This is an algorithm, dear friends. This is not luck by chance. This is what UPSC does. It follows an algorithm and we have to learn that algorithm, crack it, inculcate it. ठीक है. Next. With reference to Indian history, again word association. You might see or perceive it as a random medieval terms, but it is very easy. See, cool. नाउ लेट्स ब्रेक दिस वर्ड. इसको हम कुल बोल सकते हैं. कुल बोलते हैं कि ये हमारे कुल का दीपक है ना. वी से इट इन हिंदी, कुल का दीपक मतलब हमारे घर का चिराग, मतलब फैमिली लीनिएज. ये फैमिली लीनिएज के लिए वर्ड यूज होता है कुल, है ना, कुल. तो मर्चेंट्स डू नॉट, मतलब डू नॉट शो अ फैमिली लीनिएज. मर्चेंट्स तो कुल को नहीं दर्शाते हैं, है ना. डू नॉट प्रेजेंट ए फैमिली लीनिएज. पर्शियन कैलीग्राफिस्ट, ये तो सब ट्रेडर्स और उस तरीके के हो गए ना, स्किल बेस्ड लोग. दे आर नॉट शोइंग द फैमिली लीनिएज. अब दो बचे, एक कलंदर्स, टू रिमेनिंग कलंदर्स एंड सैयद. नाउ इन आवर syllabus, although both are denoting some kind of family lineage, but in our syllabus in Delhi Sultanate we have learnt about Sayyids, we have not learned about Qalandars. Hence, if we go by the knowledge, then answer should be Sayyids, because Sayyid is part of our syllabus and it turns out that Sayyid is the answer. So इस तरीके से लॉजिकली सोच के, लॉजिकली डिड्यूस करके वी कैन गेट टू द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हम उसको बना लेंगे. ठीक है, लॉजिकल डिडक्शन से. विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री बोल ही दिया है तो फिर ऑल थ्री करेक्ट नहीं हो सकता. वैसे भी 75% इवन ऑप्शन है तो फिर यही सही होना है. ये 25% ऑड है तो ये सही नहीं होना है. ठीक, खत्म. तो चलिए फिर आप सॉल्व करते हैं. यहाँ पे क्या कह रहा है, डच, मतलब डच ने इस्टेब्लिश की फैक्ट्रीज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ लैंड ग्रांटेड देम बाय गजापति रूलर्स. तो गजापति रूलर्स उड़ीसा के होते थे, हमें पता था. तो डच, किस, जो डच ने स्टैब्लिश की फैक्ट्रीज कैसे, जो लैंड ग्रांट की किसने, गजापति रूलर्स. ठीक. अल्फोंसो डी एल्बुरेको कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीच. अब इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए. ये फैक्चुअल स्टेटमेंट हो सकता है सही, हो सकता है गलत हो. नेक्स्ट देखो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ डच थी, हेयर इट इज डच, हेयर इट इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. स्टैब्लिश द फैक्ट्री, यहाँ पे भी फैक्ट्री था. दिख रहा है पैटर्न. आर यू एबल टू डिकोड द पैटर्न. हेयर वन ऑफ द फॉरेन इन्वेजन, मतलब इन्वेडर्स, डच, हेयर इंग्लिश, फैक्ट्री, फैक्ट्री, बाय, है ना, एट मद्रास, देन हेयर ईस्ट कोस्ट, plot of land from a representative of Vijayanagar Empire. Here it was Gajapati rulers, here it was Vijayanagar. Here also factory, here also factory. Here Dutch, here East. That means UPSC wants to convey to us that either of these statements should be true. Both of them cannot be true. Both of them cannot be false at the same time. Means 1 and 3 cannot go together. So C can be eliminated. It means by elimination 2 is right. Now सी द पावर ऑफ एल्गोरिदम. हमें कुछ नहीं पता, ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है. वी डू नॉट नो अबाउट इट, येट वी हैव कंक्लूडेड दैट सेकंड इज ऑलवेज गोना बी राइट, एंड वी हैव कम टू 50-50 ओनली बाय वर्च्यू ऑफ अप्लाइंग द पावर ऑफ एल्गोरिदम. ठीक. अब इसको कैसे बनाए. यहाँ पे कह रहा है डच को जो लैंड दी गई, हेयर, ये क्या कह रहा है, हेयर इट इज सेइंग दैट डच हैव बीन प्रोवाइडेड लैंड स्पेसिफिकली बाय गजपति रूलर्स, ओनली रूलर्स, है ना, गजपति रूलर्स. हेयर it is saying that English East India Company have been granted a factory by, क्या कह रहा है, on from a representative. Just carefully observe the language. A representative. Here specifically Gajapati rulers. These are very minute observations, but these are the things which will help you solve the question. Specifically Gajapati rulers, not specifically Vijayanagar Empire, but a representative. Now anyone from Vijayanagar Empire will form a part of its representative, but here it is saying specifically Gajapati rulers. Now you know what the trend is in history questions. I have explained. More the statement is made generic, more the statement is made generic, more it is
correct. More the statement is specific, more it is wrong. Here specifically Gajapati rulers. Here a representative of Vijayanagar Empire, a representative means, you getting my point? Here it is specific, here it is generic. So more the statement is generic, more it is correct, more specific, more it is wrong. So hence answer should be 2 and 3. Tick. Only minute observation and we are able to solve questions. This is what I want you to learn, dear friends. According to Kautilya's Arthashastra, which of the following is are correct? A person could be a slave as a result. तो ठीक है, मान लेते हैं could be and can be statements are generally correct. If a female slave born her master a son, she was legally free. Now, in exam condition to ascertain whether this would be true or false, it would be very difficult for us, right? Third, if son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the again. In exam conditions, these two statements will give us nightmares. So it's better to skip such kind of questions. I think अब तक हमने I think only 3 to 4 questions we have skipped, and it is there is no harm in skipping 3 4 questions. I have said that when the paper is easy, just try to, you know, if your risk appetite is very high, just try to attempt 95 questions. तो हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं भाई. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to. See, we can always solve this question by knowledge. Again, I am reiterating, but here our objective is not to solve by knowledge but by algorithm. See, could, can, may, might, some are always generally correct. Let's go with the flow. Capital flight may increase, correct. Devaluation of a domestic decreases. Here it is not may, might, it is certainty, and we know the algorithm. 75% even option, 25% odd option. ठीक. So all correct cannot happen. Here could, here may. So could and may, probability of being correct of could and may are more rather than assertive statement. Here it is definite. So definite will always be more chances of getting wrong, है ना. डेफिनेट स्टेटमेंट का गलत होने के चांसेस ज्यादा होंगे. यहाँ पे क्या है? पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी क्या है? कुड. पॉसिबिलिटी क्या है? मे. तो पॉसिबिलिटी तो ज्यादा सही होगी. यहाँ पे क्या है? असर्टिव स्टेटमेंट कि होगा ही होगा, डायरेक्टिव. ठीक है, तो ये गलत होने के चांसेस ज्यादा. आंसर आ गया. ठीक. अगर हमें कुछ नहीं पता है उस सिचुएशन में, इवन इफ वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट, इन दैट सिचुएशन हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट. हाँ, what we have said that in such kind of instances when four statements are given, what our algorithm is, out of four, two must be correct. If we tick two only, the answer comes out to be false, because in real UPSC exam the answer was given as 3. But we will not budge or deviate from our standard protocol, because if we try to do such questions correct, a एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बी कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा. अब रियल एग्जाम में ठीक है, हमें पता चला त्रिपुरा भी है, हिमाचल भी है, केरला भी है, आंध्र प्रदेश नहीं है, बाद में पता चला. बट आप लार्जर पिक्चर देखिए, ऐसे 8 क्वेश्चन आए थे, 8 में से हमने सब में ही अगर ओनली टू मारा, 5 करेक्ट हुए, 3 गलत हुए. नेट इफेक्ट क्या हुआ? नेट के 4 सही हुए, जिसने हमें 8 नंबर दे दिया. 8 में 8, जिनमें हमें कुछ नहीं पता था. तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें लेफ्ट राइट नहीं करना है, हमें सब में ओनली 2 मारना है. 2024 में भी यही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं. 2023 में भी चला, एंड वी विल बी सेफली क्लियरिंग अवर कट ऑफ. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इसीलिए वेर एवर रूल्स डज नॉट वर्क और एल्गोरिदम डज नॉट वर्क, आई हाईलाइट सो दैट यू डोंट गेट ट्रबल्ड बाय, है ना, आफ्टरवर्ड्स. ये देखते हैं. इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई. ठीक. रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इज ए पब्लिक जॉइंट लिमिटेड कंपनी. ब्रिक इज एन इंडियन. Here I want you to learn something. First of all, 75% even options, 25% odd. So D cannot be true. ठीक. It means that one of the options has to be false. Now, dear friends, because you have not studied PYQs extensively, let me elaborate here itself. In my previous learning, as much as 3 times I can recall, 3 बार तो मैं ही रिकॉल कर सकता हूँ, जब जब यूपीएससी ने किसी भी चीज़ के आगे लिखा है, वेन एवर यूपीएससी अगेंस्ट एनी स्टेटमेंट हैज़ रिटन दैट सो एंड सो इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी,
That statement has never been false in UPSC last 10 years history prelims. क्या बोला मैंने? जब जब UPSC has written that X and X means X or Y is a public limited company, it has never been false. So although I don't know anything about this statement, but because I have learned PYQ and I know that this is the trend, whenever UPSC says that it is a public limited company, it is true. So I will not doubt it in the real exam as well next time. First. Second, this is also a trend, an algorithm. Whenever UPSC writes about something about a regulator or any agency or any ministry that such regulator does this, कि ये regulator ही ये काम करता है, ये ministry ही ये काम करती है, ये organization ही ये काम करता है, तो वो गलत बनाती है. Because think from the perspective of examiner, it is very easy to make this statement wrong by simply changing the regulator name. In India, credit rating agencies are regulated by, there must be some other regulator, and you have changed it with RBI. एक और तरीके से भी सोचो, अगर लॉजिकली सोचो तो आरबीआई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्यों करेगा? आरबीआई का काम तो है ये बैंक्स को मैनेज करना, एंड सम एनबीएफसी. क्रेडिट रेटिंग का काम वो क्यों देगा कि इसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है नहीं है? ये सब काम तो उसका नहीं है ना. ये सब काम तो आप समझ रहे हो ना, सेबी एबी को करना चाहिए ये सब काम, कि ये सब कंपनी जो है इन्होंने लोन ज़्यादा ले रखा है तो इनका रिस्क डिफॉल्ट ज़्यादा है कम है. ये काम आरबीआई का नहीं लग रहा है. और ये एक लर्निंग है, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में आप देखोगे सेम लर्निंग हम फिर से अप्लाई करेंगे, कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जब भी हम ऐसे बाय करके लिख देंगे ना, ये रेगुलेटर है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री है, वो क्या होगा? गलत ही होगा. 99 नहीं, 100% गलत होगा. बाय करके ये जो लिख देते हैं रेगुलेटर्स, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री, ये गलत होती हैं. अगर हमें इतना पता है कि ये हमेशा सही होता है, ये हमेशा गलत होता है, हमारा आंसर आ चुका है. जबकि हमें थर्ड के बारे में नहीं पता, तो भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा? अगर हमें इतना भी पता है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 and 3. ठीक. तो दिस इज द पावर ऑफ एल्गोरिदम. यू हैव लर्न 2 more things टुडे. ये पब्लिक लिमिटेड ऑलवेज राइट, एंड बाय करके जो भी रेगुलेटर होते हैं, बाय अपने आप में कोई सीन नहीं है. बाय के बाद अगर इंग्लिश लैंग्वेज के साथ बाय तो ठीक है, बट बाय के साथ अगर कोई रेगुलेटर है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी ऐसा है, तो फिर वो गलत होगा. ठीक है. नेक्स्ट. विद रेफरेंस टू बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, तो विद रेफरेंस टू आ गया तो इसका मतलब अब तीनों स्टेटमेंट सही नहीं होंगे, और वैसे भी 3 इवन है, तो 75% इवन है, तो ऑड वाला तो ये तो सही नहीं हो सकता. इतना हमें पहले से ही पता है कि वन ऑफ द स्टेटमेंट हैज टू बी फॉल्स. ठीक. अब देखिए, लेट्स ऑब्जर्व. गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी. तो भाई ये तो फैक्ट है. गवर्नर ऑफ आरबीआई इज चेयरमैन इज ए फैक्ट, एंड फैक्ट्स आर इजी टू मेड फॉल्स. तो हो सकता है ये फॉल्स रहा हो. वील सी विद है ना, स्केप्टिकल माइंड. नेक्स्ट. बीबीबी recommends फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक. अब देखिए, जब यूपीएससी को सही बनाना होगा तो ये नहीं कह रहा है कि बीबीबी सिलेक्ट ही करता है उसको, ये बस रेकमेंड करता है सिलेक्शन किसका करना चाहिए. अगर उसको डेफिनेट ही बनाना होता तो बोल देता बीबीबी ही सिलेक्ट करता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को. लेकिन उसको सही बनाना है. सही बनाना है तो वो क्या बोलेगा? रेकमेंड. अब रेकमेंड तो हो सकता है 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बॉडीज करते हो कि तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो. वन ऑफ द बॉडीज कैन बी बीबीबी. एग्जाम कंडीशन में आप इस स्टेटमेंट को गलत नहीं काट सकते हो, किसी भी तरह से नहीं काट सकते हो. ये एक्यूमेंट डेवलप ही करना पड़ेगा. बीबीबी सिर्फ रेकमेंड ही तो कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि इसकी रेकमेंड बाइंडिंग है, यही जो रेकमेंड कर रहा है वही सिलेक्ट करेगी गवर्नमेंट. ऐसा तो कुछ नहीं है. या जो भी सिलेक्शन पैनल है, ये बस उसको रेकमेंड कर रहा है. सिलेक्शन पैनल उसको चाहे जो भी करे, एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे. बात समझ रहे हो? इट इज एज सिंपल एज दैट. तो ये चीजें कभी गलत हो ही नहीं सकती हैं. बात समझ रहे हो? जैसे वो कुछ डायनेस्टी टेम्पल, सर्कुलर टेम्पल वाला क्वेश्चन आया था ना, कि कुछ लोगों का मानना है कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग इससे लिया गया. मानना है. अब वो माना जाए ना माना जाए वो एक अलग बात है. ठीक. वैसा है कि नहीं, तो वही रेकमेंड किया. माना जाए ना माना जाए वो एक अलग बात है. नेक्स्ट. बीबीबी हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल. सिर्फ हेल्प कर रहा. अब हेल्प तो कैसी भी हो सकती है, मॉनेटरी हो सकती है, स्ट्रेटजिक हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, वे फॉरवर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई. आप समझ रहे हो? ये इतना ब्रॉड टर्म है. हेल्प किस कैसी भी हेल्प कर दो तो गलत हो ही नहीं सकता. कभी नहीं गलत हो सकता. बस मार्गदर्शन भी कर दो, इवन इफ इट इज जस्ट लाइक शोइंग सम राइट वे, हाउ कैन यू मेक दिस स्टेटमेंट रॉन्ग?
it can be right in multiple ways, right? In exam condition, it is very, 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 very difficult. Just think with an open mind to make this statement wrong, to cancel this statement, both for 2 and 3, ठीक? Because it is very difficult to cancel both 2 and 3, and only first statement is factual statement, objective statement, which can be made wrong. So governor might not be the chairman of BBB. So that is why first should be cancelled and 2 and 3 must be the answer. ठीक है, next 65th, with the reference to convertible bonds बोल दिया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, as there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a तो ये तो सही बात है, क्योंकि एक ऑप्शन है टू एक्सचेंज करने का बॉन्ड फॉर इक्विटी, कुछ एडवांटेज मिल रहा है ना इसके लिए, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के लिए, इसीलिए कन्वर्टेबल बॉन्ड्स लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है उनके साथ। ये क्या कह रहा है, ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर टू डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग, तो ये तो सही बात हो गई कि कुछ एक फायदा दे रहा है ये, है ना। जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है वो क्या कर रहा है, बॉन्ड होल्डर को एक, इट इज गिविंग एन एडेड एडवांटेज, वो क्या है, ए डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन, तो ये तो अच्छी बात होगी ना, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने फिर से कहा है, पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चन को स्टैटिक की नॉलेज के बेसिस पे वी विल ट्राई टू करेक्ट पॉलिटी एंड इकोनॉमी बाय बेसिस ऑफ स्टैटिक नॉलेज, ओनली 2 सब्जेक्ट्स, जस्ट डू दिस एंड योर प्रीलिम्स विल इजीली क्लियर, ठीक। नेक्स्ट, हाँ, अब ये तो सबको ही पता है, मतलब दिस इज ए, इफ यू डोंट नो दिस देन दिस इज अ कार्डिनल सिन। इंडिया यू नो इज ए मेंबर ऑफ एससीओ, इंडिया यू नो इज ए मेंबर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, एमटीसीआर, इवन वासेनार अरेंजमेंट, इवन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, है ना। वी आर पार्ट ऑफ ऑल सच ग्रुप्स, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, डी। हम्म, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, और देखिए 5 स्टेटमेंट है, और मैंने हमेशा क्या बोला है कि 5 में से 3 की एल्गोरिदम सही होती है, वन ऑफ द तो हमेशा सही होता है, वन ऑफ द इज जनरली करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट, नाउ इफ यू स्टडी फर्स्ट एंड थर्ड टुगेदर, इफ इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, अगर वियतनाम वन ऑफ द फास्टेस्ट है, तो इसका मतलब वियतनाम्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन फोकस ऑफ, तो ये दोनों साथ जा रहे हैं कि नहीं, आर दे नॉट कोरोलरी, इफ वन इज ट्रू then 3 must also be true, because it is one of the fastest growing economy, so that can only happen when it is linked to its global supply chain and focus on exports. If one is correct, 3 is correct. Just on the basis of 1 and 3, are we able to solve the question? Let's see where 1 and 3 is together going correct. 1 and 3 should be correct, ठीक। 1 and 3 here seems to be correct, 1 and 3, but क्या कह रहा है, वियतनाम्स इंटीग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन, सो 1 seems to be correct, 3 seems to be correct. Here it is saying that Vietnam is led by a multi-party political system. So we know that Vietnam is a communist country, and in communist country just like in China, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ तो सिंगल पार्टी होता है, तो इसका मतलब सेकंड गलत भी होना चाहिए, तो ये भी बात समझ में आ गई। चलिए फोर्थ भी बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट्स हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स। नाउ 1, 3 and 4 seem to be in corollary, 1, 3 and 4 seem to be in corollary. For a long time Vietnam's low labor cost and stable exchange rate, तो ये तो सही जा रहा है। फिफ्थ, Vietnam has the most productive, now this is controversial, most is what, more than 50%, if it is more than 50% then it means probability of it getting wrong is high, तो इसका मतलब ये wrong होना चाहिए, यानी 2 and 5 should be wrong and correct option should be 1, 3 and 4. तो actually I think algorithm is working here also, out of 5 3 options are getting correct. Next, हाँ भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय इन्फ्लेशन, तो ये तो काम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का होता है ना, 4+-2 इन्फ्लेशन में रखने का इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अब देखिए फिर से वही बात, विद रेफरेंस टू नॉन फंजिबल बोल दिया तो ऑल 3 नहीं हो सकता है, ठीक। विद रेफरेंस टू के साथ 3 स्टेटमेंट कभी सही नहीं होते, कोई तो गलत होगा। दे इनेबल, तो इनेबल लैंग्वेज ही पढ़ो, दे इनेबल द डिजिटल, तो इनेबल तो सही होगा, इसमें तो कभी गलत हो नहीं सकता। नॉन फंजिबल टोकन्स हैं लेकिन डिजिटल तो है ही है, तो दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक दैट एग्जिस्ट, तो ये तो सही है। अब इधर आते हैं, दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज डेट इक्विवेलेंसी, तो ये तो बात सही है। एंड मिल गया,
जब यूपीएससी को गलत बनाना होगा तो एक स्टेटमेंट सही बनाने के बाद उसमें बीच में कनेक्टिंग वर्ड डालेगा, क्या, एंड या बट, और उसके बाद वो स्टेटमेंट को क्या कर देता है, गलत. We know this. This is the algorithm. When UPSC has to make a statement wrong, half the statement it will make correct, and after that it will use a connecting word either and or but, and after that it will screw that correct statement. Algorithm working properly, fine. Question done. Next. Out of 4, 2 correct, and then 2 also not correct. Just mark it as only 2 and you will get 2 marks. ठीक. कुछ नहीं पता, देखो मिल गए 2 नंबर, पीछे 2 नंबर गलत भी हुआ था, सही भी हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट. 71st. Which one of the following compiles the information? Industrial disputes, closures, retrenchments, layoffs in factories, employees, workers. तो वर्कर, वर्कर शुड बी देयर. ठीक. एम्प्लॉइंग वर्कर, कीवर्ड्स, फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स. सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस डज नॉट शो द कंसर्न ऑफ वर्कर्स. ये वर्कर के कंसर्न को तो नहीं दिखाएगा. डीपीआईआईटी इसका तो काम ही है प्रमोट करना इंडस्ट्री, तो ये वर्कर का हित कहाँ दिखा रहा है. यहाँ पे ये है ना कि फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स, तो वर्कर्स के एडवांटेज की बात करनी है ना, वर्कर्स के पर्सपेक्टिव की बात करनी है. तो ये तो इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है ना, तो इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा तो वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से आएगा. वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू विल बी मिसिंग. ठीक. नेक्स्ट. लेबर ब्यूरो, लेबर ब्यूरो एम्प्लॉइंग वर्कर्स, आर दे नॉट corollary, are they not going together? Employing workers, labor bureau, are they not going together? See how many questions we are able to solve just by word association. ठीक है. Next. What is the role of coal controllers organization? Now what this organization is doing, controlling coal, coal control, coal control. ठीक. अब first statement, CCO is the major source of coal statistics. May be correct, may be not, because it is saying major, so major we see it with a skeptical mindset. It monitors progress of development of, seems to be correct. ये तो जेनेरिक स्टेटमेंट है, मॉनिटर करता है बस प्रोग्रेस को. ठीक. डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल, सिंस ये कोल कंट्रोलर ही है तो कोल की तो, बिकॉज इट इज, its mandate is coal controller, so it will monitor the progress of coal, so there is no harm in this. Second seems to be right. It hears any, now any, ठीक, रेड फ्लैग, ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन. ठीक. ये तो एक डाउट आ गया मन में, वी सी इट विद अ डाउट. इट एंश्योर दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स. नाउ एंड यूजर्स, वी सी इट विद अ डाउट. अब यार ये कोल माइनिंग ऑपरेशन को कोल कंपनी एंड यूजर्स को बेचेगी कि नहीं. आप ये बात समझो, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इसने किसी प्राइवेट को कोल एलोकेट कर दी. ठीक. पहले ये देखो, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है सीसीओ, इसने प्राइवेट को दे दिया, तो प्राइवेट इसको रेवेन्यू देगा, प्राइवेट इसको बदले में रेवेन्यू देगा. अब ये प्राइवेट वाला एंड यूजर को दे ना दे, इससे गवर्नमेंट को क्या मतलब. whether it provides this coal to end users or not, what does government has to do with it. Government will get the revenue from this private investor na. Whatever private investor wants to do with this, with that coal, it's his, it's his or her, it's his or her prerogative na. Government doesn't have to do anything with it. Government has got its revenue from the private investor. Now whatever he do from future onwards, it's his responsibility, it's his headache or her headache. गेटिंग माई पॉइंट. अब ये प्राइवेट इन्वेस्टर इस कोल का क्या करता है, उससे सरकार को क्या लेना देना. सरकार, गवर्नमेंट हैज गॉट इट्स मनी, राइट. सो डजंट सीम टू बी लॉजिक, बट let's see the options carefully. Here it is saying 1 and 2, here it is saying 1 and 2, here also it is saying 1, 2 and 4. In only one of the option 1, 2 and missing, it means there are three options where 1, 2, 1, 2, 1, 2 are appearing together. It means UPSC is trying to hint us, even without looking at the statement, that options 1 and 2 are correct. Options 1 and 2 has to be correct, we cannot just cancel them out. Take one thing, these two options has to be correct. UPSC is giving enough indication. Again, as I have explained in this logic, if coal controller organization must be getting some rewards, some incentives, some financial whatever, why will it bother what the private organization will do with the coal? Whether it gives it to end users, it eats it, drinks it, whatever it does, it's their, means, getting my point, their prerogative.
So 4 doesn't seem to be logical. If we eliminate 4, we are left with 1 2 and 1 2 and 3. Now because coal controllers organization is a government organization, so it should hear any objection to the government notification, because we know the bias of यूपीएससी एग्जामिनर. यूपीएससी एग्जामिनर का बायस किस तरफ है हमें पता है ना, एनवायरमेंटल कंसर्न की तरफ है. बार बार एनवायरमेंटल कंसर्न आता है. अब आपको लग रहा होगा सर आप तो बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, क्योंकि अब पेपर हो चुका है, हाइंडसाइड बायस लेके कर रहे हो. हाँ, हाइंडसाइड बायस है इस क्वेश्चन में, लेकिन हमें ये भी तो देखना है ये ट्रेंड एस्टेब्लिश्ड है कि यूपीएससी के एग्जामिनर का एक बायस है एनवायरमेंटल कंसर्न. एंड व्हाट दिस स्टेटमेंट इज शोइंग, इट हेयर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन. तो वो नोटिफिकेशन के खिलाफ ऑब्जेक्शन क्या होगा, एनवायरमेंटल कंसर्न ही तो होगा. तो ये तो उसी को रेस कर रहा है, और हमें पता है यूपीएससी का उस तरफ बायस है, तो फिर हमें इसको एग्जाम कंडीशन सही मान लेना चाहिए कि नहीं, मान लेना चाहिए कि नहीं, इसका मतलब मान लेना चाहिए. आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो क्योंकि यूपीएससी के एग्जामिनर का बायस एनवायरमेंटल कंसर्न की तरफ है, तो उस हिसाब से इसको हमें सही मानना चाहिए. इसको अगर सही मानना चाहिए तो इसका ऑप्शन क्या बन जाना चाहिए, समझ लो. फिर भी अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर दिक्कत आके इसको छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं. मैं ये कहूंगा ये परफेक्ट क्वेश्चन है जिसे हमें लीव कर देना चाहिए. दिस इज अ परफेक्ट क्लासिक क्वेश्चन विच शुड बी लीव्ड. ठीक. नेक्स्ट. हाँ, सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. फिफ्थ शेड्यूल, जस्ट see the fifth schedule and tribal. Only one in one of the option we will see tribal keyword, nothing else we need to see. Tribal, fifth schedule, just take it, move forward. ठीक. Next. hmm in India sanitation control organization, nothing else need to be seen. Organization is wrong. Ministry, nothing else need to be seen. Here some might say that here also it is urban affairs, ministry is also urban affairs. Doesn't matter, does not matter, फर्क ही नहीं पड़ता है. मिनिस्ट्री गलत, ऑब्जर्वेशन ए ऑर्गेनाइजेशन हमेशा गलत. सीधे डी मारिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकंड. ठीक. नेक्स्ट. 75. अब देखिए ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है 2020 में या 20, हाँ, अभी ये क्वेश्चन अगर ये आ रहा है फ्यूचर में, ये 2021 में आया था. 2021 में ये किसी ऑप्शन में था, जब 3 ऑप्शन बेस्ड स्टेटमेंट था तब ये ऑप्शन में आया था. और ये नेक्स्ट ही ईयर यूपीएससी ने फिर से पूछ लिया कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में इनमें से कौन सा होता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी. आप फिर से जाके देखिएगा 2021 में 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, और यही स्टेटमेंट था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से क्या बना था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी. ये होती है पीवाईक्यू की और एल्गोरिदम समझने की पावर. ठीक है. तो आई होप यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया होगा. ठीक है. तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट पार्ट 76 से 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे. ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.